नमस्कार दोस्तों, एनपीसीआईएल के एग्जाम होने हैं। उसी की सीरीज में एक नई क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। इससे पहले एनपीसीआईएल राउत भाटा साइट के पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया है, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक क्लास पहले से अपलोड कर दी है, आप उसे भी जरूर देखिए। और आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। लास्ट तक जरूर देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और इस साल जो एग्जाम हुए हैं आईटीआई बेस्ड, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देखिए। पीडीएफ फाइल आपको हमारी टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो आप क्लास कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम भी चेक कर लिया करो। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वरना आप टेलीग्राम पर चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। कल की क्लास की पीडीएफ क्लास से पहले ही अपलोड हो गई थी, तो आपको मिल गई होगी। अब जैसी क्लासेज होती हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस साल यानी कि अगस्त 2022 के बाद जो भी एग्जाम हुए हैं, अगस्त 2022 के बाद जनवरी या मार्च 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको जनरल अवेयरनेस का। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एनीमिया मुक्त अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है? और ये क्वेश्चन अभी अभी एक एग्जाम हुआ था जनवरी से पहले, यानी कि दिसंबर में उसका एग्जाम हुआ था, और ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपके भी आ सकता है। एनपीसीआईएल के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नरोरा के एग्जाम में, कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एनीमिया मुक्त अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर आप नोट कर लीजिए, ओडिशा राज्य है आपकी जहां एनीमिया मुक्त अभियान शुरू किया है। अब ओडिशा से संबंधित एक दो और क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। कोणार्क सूर्य मंदिर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो में पूछा गया है कि ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है, तो आपको दोनों नाम भी जरूर याद करने हैं। पेगोडा ये भी पूछा जाता है, जरूर याद कर लीजिए कहाँ स्थित है। आप कहेंगे ओडिशा राज्य में स्थित है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया? तो हालांकि मैंने पहले भी बता रखा है, गंग वंश के शासक ने करवाया था, तो आप जरूर पढ़ लीजिए। इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। कथकली निम्न में से किस राज्य का नृत्य शैली है? तो नृत्यों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिकल डांस या फिर लोक नृत्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कर्नाटक का, तमिलनाडु का, केरल का पूछा गया है। कथकली केरल राज्य का है। और अभी अभी एक एग्जाम हुआ जिसमें गुजरात का पूछ लिया, तो गरबा राज्य आपके हैं। घूमर पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जाए कि घूमर हो गया, भवई नृत्य हो गया, कालबेलिया हो गया, ये आपके राजस्थान के हैं कालबेलिया। तो ये आपके किस राज्य के हैं? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपने राजस्थान राज्य की है ये नृत्य भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि घूमर का सबको पता है, इसलिए ऑप्शन में देता है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य है, और कालबेलिया ऑप्शन में देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ भी सी आंसर है। आई होप आपको आंसर समझ आ गया होगा क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ आपके सिलेबस में ही। यदि पहला स्टेज पार करेंगे तभी तो आप ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, तो पहले आपको इन क्वेश्चन को पढ़ना है। वैसे तो नरोरा के लिए स्पेशल क्लासेज चला रहा हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन आपके एनपीसीआईएल का किसी भी कोई भी एग्जाम दे लो तो वहाँ आपके आ सकते हैं। काकरा पार हो गया, तो ये आपकी राजस्थान का हो गया, राउत भाटा साइट, किसी भी साइट का एग्जाम दो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन मार्क की जगह, तो क्वेश्चन मार्क आपको यहां दे रखा है, यानी कि बोर्ड मास नियम से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन है आपके रूट लगा रखा है, और फिर कहा है ब्रैकेट में 19 इंटू 650 भाग 13 प्लस 18.5 इंटू 4, और ब्रैकेट बंद करके फिर दे रखा है, यहां लिख देता हूं मैं 4, फिर ब्रैकेट बंद करके दे रखा है इंटू 13। अब देखिए, पहले तो बोर्ड मास नियम पढ़ा होगा ना आपने,
कौन सा नियम? ये वाला नियम, बोर्ड मास। तो ये नियम आपको कहता है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज आइए सोल्व करते हैं। अलग पेज पर लिख देता हूं ब्रैकेट वाली चीजें क्या क्या है, देख कर लिखनी है मुझे। रूट 19 इंटू 650, रूट आपकी ब्रैकेट के अंदर वाली लिख रहा हूं मैं 19 इंटू 650, फिर भाग आपके 13 दे रखा है, भाग 13, फिर प्लस 18.5, 18.5, और उसके बाद आपको दे रखा है इंटू 4, इंटू क्या दे रखा है 4। ये ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले हम इसे सोल्व करेंगे। ये रूट है, रूट हम बाद में लास्ट में करते हैं, आपको पता होगा। आइए पहले इसे कर देते हैं। इसे क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम कहता है पहले भाग करो। तो भाग यहाँ है, यहाँ कर देंगे। तो 650 में 13 का भाग देंगे तो हम कहेंगे 50 आएगा। तो नई संख्या आपके रूट के अंदर बनेगी 19 इंटू 50 प्लस आपकी 18.5 इंटू 4। तो अब दूसरा नियम कहता है भाग की बात करो गुणा, तो गुणा भी कर देते हैं। कैलकुलेशन आपको आती होगी, गुणा कर दीजिए। 950 प्लस 18.5 को 4 से गुणा कीजिए तो आप कहेंगे 74 आएगा। ये लो कर दिया। ये भी आपके रूट के अंदर है। अब देखिए रूट के अंदर है, ब्रैकेट से बाहर जाएगा उससे पहले ब्रैकेट के बाद आपको दे रखा होगा ना इंटू 13। तो इससे पहले आपको करना है अंदर की जोड़। तो हम जोड़ कर देते हैं। आप कहेंगे 4, 2 और 1024। तो आपके आया 1024 इंटू 13। 1024 के ऊपर आपके लगा हुआ है रूट। तो इसे सोल्व कीजिए, अगले पेज पर करते हैं। 1024 का आपको अंडर रूट निकालेंगे आप। तो आपको रूट निकालना आता होगा, इजीली कर दीजिए। आप कहेंगे 32 आएगा, है ना। अंडर रूट निकालना आता होगा। 32 इंटू आपके जो लास्ट में दे रखा है क्या 13 से गुणा करनी है। 32 की आप गुणा कर दीजिए 13 से। तो आप कहेंगे 416 आता है ना। तो ये 416 आपके ऑप्शन में दे रखा है। ये रहा आपके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही आंसर है। राइट आंसर में एक बार टिक हटा देता हूं ताकि आप पीडीएफ पढ़े तो भी आपको समझ आ जाए। ये प्रोसेस पूरा रहेगा, सॉल्यूशन इसके अंदर ही है पीडीएफ के अंदर। तो यदि आप बाद में पीडीएफ को पढ़ते हैं तो भी समझ आ जाएगा आपको कि किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस बार जितने भी एग्जाम हुए हैं अगस्त 2022 के बाद और मार्च 2023 के लास्ट तक 3-4 बार क्वेश्चन आ गया है। डीआरडीओ टेक्नीशियन ए में आ गया, डीआरडीओ एडमिन एंड लाइन में आ गया, एसटीए बी के एग्जाम में आ गया था, और उससे पहले सीपीआरआई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो आपके भी देखा जा सकता है। नॉन टेक का कोई भरोसा थोड़ी है कि आपके एनपीसीआई के लिए फिक्स क्वेश्चन है और उधर फिक्स है। आईटीआई आधारित कोई भी एग्जाम दे लो, आपके नॉन टेक कॉमन रहता है। अब देखिए क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अर्हता यानी कि योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए। तो पहले तो आपको ये याद होनी चाहिए। ये क्या है सर, ये आपके प्रधानमंत्री की है। ये आपके प्रधानमंत्री के लिए, पीएम के लिए, और दूसरी है आपकी लोकसभा सदस्य के लिए भी न्यूनतम आयु आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि 25 वर्ष लोकसभा सदस्य के लिए होती है। वहीं राष्ट्रपति के लिए पूछे तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद किस में कहा गया है आपको कमेंट करके बताना है। मैंने बहुत बार बता दिया है, राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा किस संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है। आगे ही आपको बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग ज्यादा आ रहा है, तो महाभियोग आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये है अनुच्छेद आपकी 61। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया का वर्णन है अनुच्छेद 61 में। तो इसका क्वेश्चन का भी आंसर आपको समझ आ गया होगा। साथ में जो इंपॉर्टेंट जानकारियां दे रहा हूं उन्हें भी जरूर नोट कर लीजिए, एग्जाम में उनमें से देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग में आईएफएससी है का पूर्ण नाम क्या होगा। तो आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हर का एक यानी कि जो प्रत्येक अकाउंट होता है उसका एक आईएफएससी कोड होता है। तो ये कोड क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है।
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ऐसी फुल फॉर्म है, जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में देखने को मिल सकती है। एक बार मैं टिक का साइन ही हटा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ ताकि आप पढ़े तो पूरी स्पेलिंग पढ़ लीजिए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन नंबर दे रखा है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल वाला नहीं करना है आपको, इंटरनेशनल के दो ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है इंडियन फंड सिंक्रोनाइजेशन कोड, तो आपके पहला ऑप्शन सही है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आपका सही होता है। अब देखिए आगे, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे? उत्तराधिकारी का मतलब होता है इस राजा के बाद में जो नया राजा बनने वाला है वो कौन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बना, ऐसा क्वेश्चन पूछने दूसरी लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बना वो आपके था बिंदुसार। बिंदुसार कौन थी? तो ये अशोक के पिता थे, अशोक के पिता, तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये अशोक के पिता थे, और इन्हीं यूनानी जो लेखक है वो इन्हें अमित्रोचेट्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अमित्रोचेट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। किस शासक को जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको करना है कि बिंदुसार को। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, ऐसा क्वेश्चन आने पर बिंदुसार के बाद शासक बना था वो अशोक था, और इन्होंने कलिंग युद्ध और वर्णन है इनका, तो आपको ध्यान होना चाहिए। हाथी गुम्फा अभिलेख, रुमंदई अभिलेख मैंने करवा रखे हैं, आप जरूर पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अशोक के बारे में। और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किस पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की, ऐसा क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है लेकिन इंपॉर्टेंट आज भी है। जेम्स प्रिंसेप, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जेम्स प्रिंसेप, जिसे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार, अब देखिए मैं पीडीएफ में ऐसे लिख रहा हूँ तो हो सकता है आपको समझ ना आए, तो क्लास लीजिए, क्लास में आपको बातें समझ आएगी कि जेम्स प्रिंसेप लिखा है ये क्या है। तो देखिए मैंने कहा है अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने में सफलता जिसने प्राप्त की है वो जेम्स प्रिंसेप है। अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम पूछा जा सकता है, तो मैं आगे लिखूं यहीं यहीं देखिए, उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। संघमित्रा अशोक की क्या थी? पुत्री थी, और एक पुत्र था उसका नाम था महेंद्र, तो महेंद्र उनका पुत्र था, ये बात आपको भी ध्यान रखनी है। महेंद्र आपके श्रीलंका गए थे बोधि वृक्ष लेकर, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका किसे भेजा अशोक ने? तो अपने पुत्र महेंद्र को भेजा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए 3-4 बातें और बता दी है मैंने आपको, एक इस क्वेश्चन के साथ साथ उन्हें भी जरूर पढ़िए। समुद्रगुप्त कौन है, ये भी तो पूछा जा सकता है ना, तो ये भी लिखवा देता हूं। समुद्रगुप्त के बारे में एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है भारत का नेपोलियन। भारत का क्या है? नेपोलियन कौन है, ऐसा क्वेश्चन आने पर आप सभी को करना होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जो क्रियाएं हैं या फिर जो भी महान कार्य हैं उनका उल्लेख किस में किया गया है? तो आप कहेंगे प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है, और इसका दूसरा नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति में किस शासक के बारे में कहा गया है? आप कहेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। इस प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, हरिसेन इसके लेखक हैं, तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए आकृति किसकी है? तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जो कभी भी युद्ध नहीं आ रहा था, इसने अपने राज्यकाल में या 52 युद्ध लड़े थे आई थिंक, तो आप इसे भी कंफर्म कर लीजिए, लेकिन एक युद्ध भी हारा नहीं था। समुद्रगुप्त ऐसा शक्तिशाली शासक था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है, आप इनको जरूर पढ़िए। अब देखिए आगे क्वेश्चन है आपके, टका इनमें से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? ऑफिशियल करेंसी किस देश की है? टका। तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। आई होप आप सभी को पता होगा बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, आप कहेंगे टका। अब आपको भारत की मुद्रा के बारे में पता होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर इसके बारे में क्या बता रहे हो, ये हमें पता है रुपया। तो रुपया का ये साइन किसने दिया, ये आपसे पूछा जा सकता है। कब इसे आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता मिली, या फिर इसका साइन कब लिया गया, तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रुपया का ये साइन है, किसने बनाया वो आप जरूर कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर को सामान्यतः के नाम से जाना जाता है? बहाई मंदिर है, दिल्ली में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बहाई मंदिर कहाँ है, तो दिल्ली ध्यान रख लीजिए।
किस नाम से जानते हैं? लोटस टेम्पल। लोटस या होता है कमल का फूल, तो कमल मंदिर भी आप कह सकते हैं। हिंदी में हो सकता है मिले आपकी, लेकिन लोटस टेम्पल के नाम से इसे जाना जाता है। ये आप जरूर ध्यान रखिए। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को धान्य प्राणियों के लिए जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया है जिसे धान्य प्राणियों के लिए। ये अभी अभी क्वेश्चन आया था तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करना चाहिए, पढ़ लीजिए, ज्यादा खास नहीं है। आगे है, एक उत्पादन फलन में निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? जनरल साइंस का क्वेश्चन है, उत्पादन फलन में निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो कारक वो चीजें होती है, वस्तुएं होती है जो हमारी हेल्प करती है या हमें सहयोग देती है उस क्रिया में। तो भूमि होगी, पूंजी यानी कि आपने धन एक बार इन्वेस्ट की फिर आपको कुछ मिला, तो ये पूंजी भी आपकी इन्वेस्ट मनी है। और श्रम यानी कि जो आपने खेत में काम किया है फसल उगाने में, वो आपका परिश्रम या फिर मेहनत है। और पूंजी आपने लगाई है भूमि जहां आपने कार्य किया है। लेकिन उत्पादन एक क्रिया है तो ये इंपॉर्टेंट कारक नहीं है। ऑप्शन इसमें यही रहने वाला है। आगे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। आईटीआई बेस्ड नॉन टेक की तैयारी करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मैथ का क्वेश्चन है और व्यंजक आपको दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से, 0.36 बट्टे आपको दे रखा है 0.012। ऑफ का मतलब होता है गुणा का निशान 0.4। फिर आपको इस प्रकार से लगाना है और इनटू करना है 0.5 से। तो पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाली को सोल्व करना चाहिए, तो हम अभी कर देते हैं इसे सोल्व। ये देखिए इसे अभी, ये देखिए यहाँ आपकी ये वाला सॉल्यूशन है। तो पहले तो आप पॉइंट उड़ाने का काम कीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के लिए क्या प्रोसेस होती है? पॉइंट हटाने के लिए आपको करना है, ऊपर हो जाएगा आपके 36, नीचे आपकी 12 इंटू 4। अब देखिए एक संख्या पहले पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो लगा दीजिए यानी कि 10। ऊपर दो संख्या पहले था यानी कि नीचे 100 हो जाएगा। और यहाँ भी तीन संख्या पहले था यानी कि ऊपर 1000 हो जाएगा। आई थिंक ये प्रोसेस आपको समझ आती होगी कि पॉइंट हटते हैं तो ऊपर जीरो लग जाते हैं और जितने अंक पॉइंट के बाद होते हैं उतने जीरो लगाने होते हैं। और फिर ये 0.5 है तो इसका भी हम इलाज कर देते हैं। चलिए इसे बाद में एक बार सोल्व करेंगे, पहले इतनी सॉल्यूशन करते हैं। तो 2 जीरो काटने हैं, ये देखिए 2 जीरो कट गई। अब ऊपर बचे 3600, इसे कट कर देते हैं 4 से। अलग पेन से करूं क्या? देखिए ये हो गई आपकी 9 बार, 4 से कट गया 9 बार। अब इसे कर देते हैं 3 से, तो ये 3 बार और ये आपकी 4 बार, है ना? तो इतना आपके काफी है। ऊपर आप कहेंगे 300 है और नीचे है आपकी 4। अगले पेज पर ले लेता हूं मैं आपकी 300/4 और इंटू आपका वो क्वेश्चन वाला 0.5। अब देखिए इसे आप हटाइए, जीरो लग जाएगा, इस जीरो से ये कट कर दीजिए। तो आप कहेंगे अब आपके पास है 3 से इसे कट करते हैं तो ये ऊपर आएगा, मैं एक बार लिख ही देता हूँ, 15/2 इंटू आपके 5। 15/2 इंटू 5 हो गया आपकी। इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर आप कहेंगे ऊपर गुणा कर देते हैं 15 की 5 से और नीचे 2 का भाग दे देते हैं। तो आपके सिंपल सा प्रोसेस है 75/2 और 75/2 को सोल्व कर दें तो आप कहेंगे 37.5 और ऑप्शन में आपकी यही दे रखा है 37.5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन है आप अपने तरीके से कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, तो आप अपने तरीके से काटापीटी कर सकते हैं। मैंने अपने तरीके से किया है। आगे है क्वेश्चन है, रानी और रोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। देखिए मैथ में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, लाइनें लिख लीजिए, है ना? कैसे लिखेंगी? कॉपी लेकर बैठिए करो मैथ की क्लास में। वर्तमान आयु आपको दे रखी है, वर्तमान आयु का अनुपात है आपके 3:4। किसकी? रानी और रोहन की। 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आपकी होगी आयु, आयु का अनुपात हो गया 4:5। तो अब आपसे पूछा है अब से 24 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो 24 वर्ष बाद, 24 वर्ष बाद कितना होगा? अब देखिए कर देंगे डायरेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। आप कह सकते हैं कि यदि
वर्ष में 3 बढ़े, वर्ष में कितने बढ़े 3, तो अनुपात में कितना बढ़ा 1, अनुपात में 1/3 का 4 हो गया और 4 का हो गया क्या 5, यानी कि वर्ष में जब 3 बढ़ते हैं तो अनुपात में 1 बढ़ता है। तो वर्ष में हमें बढ़ाने हैं 24, वर्ष में 24 बढ़ाने हैं तो अनुपात में कितने बढ़ेंगे, तो आप कहेंगे यदि 1:3 वर्ष के बराबर है, 1 अनुपात कितने वर्ष के बराबर है 3 वर्ष के बराबर है, तो 24 वर्ष आपके कितने बराबर हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 24 वर्ष 8 अनुपात के बराबर हो जाएंगे। तो 8 अनुपात आपको आगे करना है। कैसे करेंगे, ये सिंपल सा तरीका है, यहाँ मैं इसे इरेज कर देता हूँ। 8 आपके बढ़ जाएंगे अनुपात में, 8 अनुपात में, तो 3 से 8 बढ़ाइए आप कहेंगे 11, और 4 से बढ़ाइए तो आप कहेंगे 12, यानी कि अनुपात बन जाएगा आपके 24 वर्ष बाद 11:12। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, आपको ये वाला करना है। यदि वर्ष में 3 बढ़े हैं तो अनुपात में 1 बढ़ा है, वर्ष में 24 बढ़ेंगे तो अनुपात में 8 बढ़ जाएंगे। सिंपल सा तरीका है, यानी कि आप 1 मिनट से कम समय में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यही थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। इससे पहले वाली क्लासेज भी आप जरूर देखिए। एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, आईटीआई बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेज देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुरानी क्लासेज भी जनरल अवेयरनेस की देख लीजिए, एक जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं। उससे बाहर कुछ नहीं आता आईटीआई एग्जाम की परीक्षाओं में, आप किसी भी पेपर को उठाकर देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें यार, अच्छा रिस्पॉन्स तो आपको पता है मिल ही नहीं रहा है, क्लासेज फिर भी लगा रहे हैं ना, तो आप शेयर जरूर कर दीजिए।